एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th ईवीएस का चैप्टर 10 हुतुतु हुतुतु। इस चैप्टर में हुतुतु गेम के बारे में बताया गया है कि इसको कैसे खेला जाता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हुतुतु 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 हुतुतु, आउट आउट, ऑल द गर्ल्स ऑन वन साइड शाउटेड लाउडली। तो सारी लड़कियां हुतुतु बोल रही हैं और बोल रही हैं, एक साइड की सारी लड़कियां कह रही हैं कि आउट आउट, मतलब ये आउट हो चुकी है। हुतुतु हुतुतु हुतुतु, होल्ड फ्रॉम हेयर, हुतुतु हुतुतु, होल्ड फ्रॉम द लेग, द लेग, द लेग, होल्ड हर लेग। फिर वो बोलती हैं कि यहाँ से पकड़ो, उसका पैर पकड़ो, पैर पकड़ो उसका। हुतुतु हुतुतु, वसुधा यू कम हेयर, यू होल्ड हर फ्रॉम हेयर। फिर वो बोलती है कि वसुधा तुम यहाँ आओ, तुम इसको यहाँ से पकड़ो। हे मेक श्योर दैट श्यामलाज हैंड डज नॉट टच द लाइन, होल्ड हर हैंड। और ध्यान रहे कि श्यामला का हाथ लाइन को ना छू पाए, होल्ड हर हैंड, उसका हाथ पकड़ो। हुतुतु हुतुतु, ओ सी हैज टच्ड, सी हैज टच्ड इट, आउट आउट आउट, ऑल आउट। हो योर टीम इज ऑल आउट। फिर वो कहते हैं कि उसने लाइन टच कर लिया। ओ उसने तो टच कर लिया, यानी उसने लाइन को छू लिया। आउट आउट आउट, तुम्हारी सारी टीम आउट है। ओके, अब हम आगे देखेंगे। तो देखिए इस पिक्चर को आप ध्यान से, इसमें आपको एक लड़की दिख रही होगी, ये जो कि लाइन टच करने की कोशिश कर रही है। जो लाइन है इसको टच करने की वो कोशिश कर रही है, और जो अपोजिट टीम की मतलब दूसरी टीम की लड़कियां उसको पकड़े हुए हैं जिससे कि वो लाइन को टच ना कर पाए। ठीक है, व्हाट आर दीज गर्ल्स डूइंग, आखिर ये लड़की क्या कर रही हैं। दे आर साउटिंग आउट आउट आउट, इट इज़ क्लियर डेट दे आर प्लेइंग अ गेम। वो चिल्ला रही हैं आउट आउट आउट, तो ये सुन के साफ साफ पता चलता है कि वो कोई गेम खेल रही हैं। व्हाट डू यू कॉल दिस गेम, आप इस गेम को क्या बुलाते हैं। चेतु गुद्दू, हुतुतु, छू किटकिट, हाडूडू और कबड्डी और समथिंग एल्स। तो अगर आपने हुतुतु गेम को हुतुतु के नाम से नहीं जाना है तो आप कबड्डी के नाम से ज़रूर जानते होंगे। कबड्डी गेम को ही हम हुतुतु गेम भी बोलते हैं। तो आप बताइए कि आपके यहाँ क्या बुलाते हैं, जैसे छेदू गुद्दू या हुतुतु या छू किटकिट या हाडूडू या कबड्डी या कुछ और। आप बताइए आपके यहाँ क्या बुलाते हैं। When 6 girls surrounded श्यामला and caught her, everyone thought that she was out. जब 6 लड़कियों ने श्यामला को चारों तरफ से पकड़ लिया तो सभी को लगा कि वो आउट हो गई। Somebody caught her legs and somebody her arms, while one girl caught her by the waist. कोई उसके पैर पकड़े हुए था, कोई उसके हाथ पकड़े हुए था, वहीं एक लड़की उसकी कमर से पकड़े हुई थी। बट श्यामला वॉज नॉट द वन टू गिव अप, लेकिन श्यामला उनमें से नहीं थी जो जल्दी हार मान जाए। सी ड्रैग्ड हरसेल्फ एंड मैनेज टू टच द लाइन इन द सेंटर। उसने अपने आप को खींचा, मतलब आगे की तरफ खींचा, और किसी भी तरह से मैनेज किया कि वो सेंटर की जो बीचों बीच जो लाइन खींची रहती है उसको टच कर सके। When श्यामला टच द लाइन, ऑल द गर्ल्स ऑफ द अपोजिट टीम वर होल्डिंग हर। जब श्यामला ने वो सेंटर लाइन को टच किया था, जो बीचों बीच लाइन थी उसको टच किया था, तो दूसरी टीम की सारी लड़कियां उसको पकड़े हुए थी। सो ऑल ऑफ देम गॉट आउट, तो सारी की सारी लड़कियां आउट हो गई। बट रोजी आर्ग्यूड दैट श्यामला हैड टेकन अ ब्रेथ इन बिटवीन, सो द टीम वॉज नॉट आउट। लेकिन दूसरी टीम की लड़की रोजी आर्ग्यू कर रही थी, बहस कर रही थी कि श्यामला ने बीच में सांस ले लिया। जैसे कि आपको पता है कि कबड्डी के गेम में बीच में सांस नहीं लेना होता है, सांस रोक के रखना होता है और कबड्डी कबड्डी बोलते रहना होता है। लेकिन वो बोल रही थी कि श्यामला ने बीच में सांस ले ली, इसलिए हमारी टीम आउट नहीं है। श्यामला insisted that this was not true. She said if she had taken a breath, why did the girls keep holding her? There was a big argument. Finally, श्यामला won. फिर श्यामला ने बोला कि ये सही नहीं है, अगर उसने बीच में सांस ले ली थी तो सारी लड़कियां उसको क्यों पकड़े हुए थी। वहाँ बहुत बड़ी बहस हुई। फाइनली आखिरकार कौन जीत गया, श्यामला जीत गई। तो देखिए आर्ग्यू मीन्स होता है बहस करना, ठीक है, और ड्रैग्ड यानी खींचना। ओके, उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन यू प्ले कबड्डी हाउ मैनी प्लेयर्स डू यू हैव इन अ टीम। जब आप कबड्डी खेलते हो तो उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं वो पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, व्हेन वी प्ले कबड्डी देयर आर 12 प्लेयर्स इन अ टीम वेयर 7 प्लेयर्स प्ले ऑन द ग्राउंड एंड 5 अदर्स सब्स्टिट्यूट्स और रिजर्व्ड। देखिए वैसे तो कबड्डी जो खेलते हैं वो 7 प्लेयर्स खेलते हैं, 7 ही मेंबर खेलते हैं, लेकिन माना 12 जाता है क्योंकि 5 जो मेंबर्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूट होते हैं या रिजर्व किए जाते हैं। मतलब अगर कोई प्लेयर खेल रहा है, उसको चोट आ गई या कुछ ऐसा हो जाता है तो
उसकी बदले कोई दूसरा खेल सके, इसलिए 5 मेंबर को सब्स्टिट्यूट रखा जाता है। ठीक है, मतलब उसके बदले में वो दूसरा प्लेयर खेल सके, उस टाइप से उन्हें रखा जाता है। तो कुल मिला के 12 प्लेयर्स होते हैं कबड्डी में। उसके बाद आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा है, हाउ मैनी प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन। जब श्यामला ने लाइन को टच किया था तो कितने प्लेयर्स आउट हुए थे। जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो एक लड़की है रोजी, वो आर्ग्यू कर रही थी, बहस कर रही थी कि श्यामला ने बीच में सांस ले ली। तो उससे हमें ये पता चलता है, क्योंकि पूरे 7 प्लेयर्स खेलते हैं, तो एक लड़की आर्ग्यू कर रही थी और 6 उसको पकड़ी हुई होंगी। तो उस हिसाब से हमने आंसर लिखा है 6 प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन, क्योंकि सिर्फ एक लड़की उसको नहीं टच किए थी, मतलब नहीं पकड़े थी, बाकी 6 लोगों ने उसको पकड़ा हुआ था, इसलिए ये आंसर होगा। ओके, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, डू यू हैव वेज टू रिसॉल्व डिस्प्यूट्स इन गेम्स। क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका है कि जो गेम्स में लड़ाइयाँ हो जाती हैं उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, टू रिसॉल्व डिस्प्यूट्स इन गेम्स वी शुड फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ गेम एंड लिसन टू रेफरी और अंपायर। देखिए, गेम्स की लड़ाइयाँ को ख़त्म करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए कि क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं, और अपनी अंपायर या रेफरी की बात सुननी चाहिए प्रॉपर तरीके से। जैसे कि हमारी ज़िंदगी में भी बहुत लड़ाइयाँ हम करते हैं, और जैसे लाइफ में भी हमें रूल्स एंड रेगुलेशन सारी चीज़ें फॉलो करते हैं हम, उसी तरीके से गेम्स में भी होता है। गेम्स में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। उस तरीके से अगर हम गेम खेलेंगे तो हम अच्छे से गेम खेल सकेंगे और बीच में कोई भी बहस नहीं होगी, लड़ाइयाँ नहीं होंगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, द गेम ऑफ कबड्डी। अब हम पढ़ेंगे द गेम ऑफ कबड्डी। सो दिस इज़ व्हाट अ गेम ऑफ कबड्डी इज़ लाइक। तो हमने जैसे ऊपर पढ़ा, हमने जाना कि ये इस तरीके का गेम होता है कबड्डी। अगर आप लोगों ने खेला होगा तो आप जानते होंगे बहुत अच्छे से। पुशिंग एंड पुलिंग, इसमें खींचना, ढकेलना, स्क्रीमिंग एंड साउटिंग, चिल्लाना, चीखना, ड्रैगिंग एंड फॉलिंग, गिरना, खींचना ग्राउंड में। इट इज़ अ रफ गेम, ये एक तरीके का बहुत ही रफ गेम है। येट इट हैज़ मैनी रूल्स, फिर भी इसमें बहुत सारे रूल्स हैं। इट इज़ लॉट ऑफ फन एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज। इसमें बहुत सारे, मतलब हम जब खेलते हैं ना तो हमें बहुत मज़ा आता है, साथ ही साथ हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है। होल्डिंग योर ब्रेथ वाइल रनिंग एंड कंटिन्यूसली सेइंग कबड्डी कबड्डी एंड ऑल्सो ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स ऑफ द अपोजिट टीम। देखिए, इस गेम में हमें सांस रोक कर रखनी होती है। देखो, भागते भागते हमें कंटिन्यूसली क्या कहते रहना है, कबड्डी कबड्डी कहते रहना है। अगर आप कबड्डी बोलते हैं तो कबड्डी बोलना है, हुतुतु बोलते हैं तो हुतुतु बोलना है, और जो दूसरी टीम के प्लेयर्स हैं उनको टच भी करना है। सो मैनी थिंग्स टू डू इन कबड्डी। कबड्डी में बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। यू कैन डू दिस एज लॉन्ग एज यू कैन होल्ड योर ब्रेथ। और ये आप कब तक कर सकते हैं, जब तक आप अपनी सांस रोक कर रख सकते हैं। यू नीड टू यूज़ बोथ योर बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम। इस गेम में आपको बॉडी भी चाहिए होती है और माइंड भी लगाना पड़ता है। यू हैव टू यूज़ योर स्ट्रेंथ टू पुल और स्टॉप द प्लेयर्स। आपको अपनी ताकत की ज़रूरत होती है किसी भी प्लेयर को रोकने के लिए या किसी भी प्लेयर को खींचने के लिए। एट द सेम टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू एंटर द अदर साइड। और साथ ही साथ आपको ये भी सोचना पड़ता है कि आप दूसरी साइड कैसे जाएं। यू हैव टू डिसाइड whom टू टच क्विकली एंड कम बैक। और आपको ये सोचना पड़ता है कि किसको टच करके, मतलब दूसरी टीम के कौन से प्लेयर को टच करके मैं जल्दी से वापस आ सकता हूँ। इफ़ यू गेट कॉट देन हाउ डू यू रीच द लाइन इन द सेंटर। और मान लो अगर आप दूसरी टीम के अंदर गए और आपने किसी को टच किया और उसने आपको पकड़ लिया, तो आपको वहाँ से अपने टीम में कैसे आना है या आपको सेंटर वाली लाइन को कैसे टच करना है, वो भी आपको सोचना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें किसकी होती हैं, दिमाग की। तो देखो, अपनी बॉडी भी यूज़ हो रही है और अपना माइंड भी यूज़ हो रहा है। तो इस गेम में दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो कितने सारे गेम होता है। पहली बात कि हमें सांस रोक के रखना पड़ता है, उसके बाद दूसरी टीम के प्लेयर को टच करना पड़ता है, टच करने के बाद हमें वापस भी आना पड़ता है, और मान लो अगर उन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो हमें सेंटर वाली लाइन को कैसे टच करना है ये भी सोचना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें कबड्डी में होती हैं। उसके बाद देखिए, आपको ये जो येलो बॉक्स दिख रहा है ना, ये जो येलो बॉक्स दिख रहा है, इसमें देखिए कुछ एक्टिविटी दी है जो आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। ट्राई टू होल्ड योर ब्रेथ एंड कीप सेइंग कबड्डी कबड्डी, हाउ मेनी टाइम्स कुड यू से इट। तो आपको घर पे आराम से बैठ जाना है और आपको सांस रोक के ये बोलते रहना है, मतलब कबड्डी 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 एक ही सांस में बोलना है, आपको बीच में सांस नहीं लेनी है। और आपको काउंट करना है, या आप किसी अपने सिस्टर या ब्रदर से बोल के पूछ सकते हैं कि मैंने कितनी बार इसको बोला है, यानी कबड्डी कबड्डी बोला है। हो सकता है आपने 20-25 टाइम्स बोला हो। उसके बाद सेकंड आपसे पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू से इट व्हाइल यू आर प्लेइंग कबड्डी, इज देयर एनी डिफरेंस। और आपको ये दोबारा जब बोलना है, जब आप कबड्डी खेलते हैं ना, उस टाइम ये बोल के देखिए, तब आप देखिए कि आप उस टाइम कितना बोल लेते हैं
और क्या इसमें कोई भी अंतर है? तो बिल्कुल अंतर होगा, क्योंकि हम घर पे बैठ के बड़े आराम से थोड़ी ज़्यादा बार बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ हम बैठ के बोल रहे हैं, हमें कोई थकावट नहीं है, हमारी बॉडी में कोई भी हमारी कोई मूव नहीं कर रही है। वहीं कबड्डी खेलते वक्त हमें दौड़ना भागना पड़ता है, तो वहाँ हमारी सांस जल्दी फूलने लगती है, तो हम वहाँ कम समय के लिए मतलब कम टाइम तक बोल पाते हैं। जैसे हो सकता है आपने वहाँ 20 टाइम्स बोला हो, वहीं ऊपर वाला मतलब घर पे बैठ के आपने बोला हो तो वहाँ 25 टाइम्स हो सकता है 5 टाइम्स का अंतर हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कबड्डी फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग्स, आर्म्स एंड आईज। अगली बार अगर आप कबड्डी खेलते हैं तो अगली बार जब आप कबड्डी खेलो ना, तो आप ध्यान रखें अपने पैरों पे, आँखों पे और अपने हाथों पे। यू विल नोटिस दैट गुड कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन आईज, लेग्स एंड आर्म्स। तो आप ये नोटिस करोगे कि पैरों के बीच, आँखों के बीच और हाथों के बीच बहुत ही अच्छा एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, रिक्वायर उस चीज़ की ज़रूरत होती है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स पूछे हैं। देखिए, मेक अ पिक्चर इन योर नोटबुक टू शो हाउ श्यामला मैनेज टू गेट द एंटायर अपोजिट टीम आउट इन वन गो। तो आपको एक पिक्चर बनानी है कि श्यामला ने कैसे एक बार में पूरी अपोजिट टीम को आउट कर दिया था। ठीक है, उसने ये कैसे कर दिखाया वो आपको यहाँ नोटबुक में अपनी कॉपी में पिक्चर बनानी है। तो आप बिल्कुल ये वाली पिक्चर है ना, ये वाली पिक्चर आप बना सकते हैं, उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ 3 प्लेयर्स दिख रहे हैं, इसकी जगह आप 6 प्लेयर्स बना सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, व्हाट डज इट मीन टू बी आउट इन गेम्स, व्हेन डज वन गेट्स आउट इन कबड्डी। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डज इट मीन टू बी आउट इन गेम्स, व्हेन डज वन गेट्स आउट इन कबड्डी। कबड्डी में अगर कोई आउट होता है तो उसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा टू बी आउट इन अ गेम मीन्स दैट द प्लेयर कैन नॉट कंटिन्यू द गेम फॉर अ सर्टेन टाइम। देखिए, आउट का मतलब होता है कि मतलब कबड्डी में आउट हो या कोई भी गेम में अगर कोई आउट होता है तो उसका मतलब यही होता है कि वो अब गेम आगे नहीं खेल सकता। ठीक है, देयर आर 3 वेज टू गेट आउट इन कबड्डी मैच। कबड्डी में हम 3 तरीके से आउट हो सकते हैं। तो पहला है हमारा, इफ़ द प्लेयर इज स्टॉप्ड बाय द अपोजिट टीम ड्यूरिंग हिज मूव। अगर वो आगे बढ़ता है और दूसरी टीम के द्वारा प्लेयर को आउट कर दिया जाता है या रोक दिया जाता है तो वो आउट माना जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है हमारा, इफ़ ही टचेस द अपोजिट प्लेयर एंड हिज स्टॉप्ड बाय द टीम। अगर वो दूसरी टीम की प्लेयर को टच करने गया है लेकिन उनकी टीम ने उनको पकड़ लिया है तो भी वो आउट हो जाएगा। एंड थर्ड है, इफ़ ही स्टॉप सेइंग कबड्डी कबड्डी। और जब वो कबड्डी कबड्डी बोलता है उस बीच उसने सांस ले ली या वो चुप हो गया, कबड्डी कबड्डी नहीं बोली उसने, बीच में सांस ले ली, तो भी वो आउट हो जाता है। तो ये 3 तरीक़ों से कबड्डी में आउट हुआ जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उसके बाद हमसे ये क्वेश्चन पूछा है, इन सम गेम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर। फॉर एग्जाम्पल इन द गेम ऑफ खो खो यू गेट आउट व्हेन समवन टचेस यू, यू ऑल्सो गेट आउट टर्न बाय समवन्स टच। नेम सम गेम्स इन विच इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर्स। ऐसे कोई गेम होता है जिसमें प्लेयर को टच करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर हम उनको टच कर लेंगे तो वो आउट मान लेंगे। जैसे कबड्डी में हमने देखा कि वो टच करके वापस अपनी टीम के पास आ जाते हैं तो वो आउट हो जाते हैं। उसी तरीके से और भी गेम होते हैं। तो कौन से ऐसे गेम होते हैं जिसे प्लेयर को टच करना पड़ता है तब वो आउट होता है। तो जैसे आप लिख सकते हैं खो खो, हाइड एंड सीक, आर्म रेसलिंग, ठीक है, और पकड़म पकड़ाई। ये सारे गेम्स में हमें टच करना पड़ता है तभी प्लेयर आउट होता है। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इन कबड्डी द एंटायर टीम वॉज आउट बिकॉज श्यामला हैड टच द लाइन। कबड्डी में जैसे हमने देखा कि श्यामला ने वो बीच सेंटर वाली जो लाइन होती है ना, बीच वाली लाइन जो होती है उसको उसने टच कर लिया था, जिससे उनकी अपोजिट टीम पूरी आउट हो गई थी क्योंकि वो सभी श्यामला को पकड़े हुए थी। व्हाट आर सम अदर गेम्स इन विच द सेंट्रल लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही दूसरे गेम कौन से होते हैं जिसमें जो बीच वाली लाइन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप लिख सकते हैं फुटबॉल। फुटबॉल में ऐसा होता है जो लाइन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और हॉकी में होता है, क्रिकेट में भी होता है। जैसे वो रन जब भागते हैं तो वो जो लाइन बनी रहती है उसे उनको टच करना रहता है। अगर वो टच नहीं करेंगे, बैट से टच करना पड़ता है, अगर नहीं करेंगे तो वो आउट हो जाते हैं। तो आप ये 3 ऑप्शंस लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द गेम्स इन विच बिसाइड्स द प्लेयर यू हैव टू टच सम थिंग्स और कलर्स।
तो ऐसे कौन से गेम्स होते हैं जिसमें प्लेयर को टच नहीं करना पड़ता, ना कोई लाइन को टच करना पड़ता है, कोई चीज़ को टच करना पड़ता है या कोई कलर को टच करना पड़ता है? तो बताइए बच्चों, आपने ज़रूर ऐसे गेम खेले होंगे। तो ऐसा कौन सा गेम होता है? तो एक गेम तो वही होता है कलर कलर व्हाट कलर, मतलब जैसे हम जो डैम देता है उसको वो कोई कलर बता देता है, जैसे येलो या ऑरेंज, तो उस कलर की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमें टच करना होता है। अगर वो टच करने से पहले प्लेयर ने हमें टच कर लिया तो हम आउट हो जाते हैं। तो इस टाइप से और भी गेम्स होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, डू यू प्ले कबड्डी इन देयर अ गर्ल्स कबड्डी टीम इन योर स्कूल? फिर ये क्वेश्चन आपसे पूछे हैं जो आप खुद ही बताइएगा कि क्या आप कबड्डी खेलते हैं तो यस लिखना। इज देयर अ गर्ल्स कबड्डी टीम इन योर स्कूल? क्या स्कूल में आपके यहाँ कोई गर्ल्स कबड्डी टीम है, मतलब लड़कियाँ, ऐसी टीम है जो लड़कियाँ खेलती हो कबड्डी? डू यू थिंक दैट योर ग्रैंड मदर प्लेड कबड्डी व्हेन दे वर योर एज? आस्क देम। तो आपको क्या लगता है कि आपकी दादी माँ कबड्डी खेलती होंगी जब वो आपकी एज में हो? तो ये आप अपनी दादी माँ से ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। उसके बाद, डू गर्ल्स इन योर एरिया प्ले कबड्डी और एनी अदर आउटडोर गेम? इफ़ देयर आर गर्ल्स हु डू नॉट प्ले देन व्हाट आर द रीजंस फॉर देम नॉट प्लेइंग? डिस्कस। तो ये पूछा गया है कि आपके यहाँ की लड़कियाँ कबड्डी खेलती हैं या कोई भी आउटडोर गेम खेलती हैं क्या? देखिए, आउटडोर गेम क्या होते हैं, जो भी हम घर के बाहर गेम खेलते हैं उनको हम आउटडोर गेम बोलते हैं। जैसे कि क्रिकेट हुआ, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ये सारे आउटडोर गेम्स होते हैं। वैसे ही इंडोर गेम्स होते हैं। इंडोर गेम्स का मतलब है हम घर के अंदर जिस गेम को खेल सकते हैं, जैसे लूडो हुआ, चेस, कैरम बोर्ड, ये सारे इंडोर गेम्स होते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि आपके एरिया की लड़कियाँ कबड्डी खेलती हैं या कोई भी आउटडोर गेम खेलती हैं या नहीं खेलती, तो आप यहाँ यस या नो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया है अगर जो लड़कियाँ गेम नहीं खेलती हैं तो उसका रीज़न क्या है, वो आप बता सकते हैं। तो आप रीज़न कोई भी हो सकता है, या तो आप पूछ के भी बता सकते हैं। रीज़न ये भी हो सकता है कि उनके पेरेंट्स अलाउड ना करते हों बाहर जाके गेम खेलना, या फिर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती हो, या इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो वो, ठीक है। तो बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, तो आप बता दीजिए और लिखना यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, उसके बाद हम ये बॉक्स जो है ना, येलो बॉक्स, ये पढ़ेंगे। ये करनाम मलेश्वरी, क्या आपने ये नाम सुना है? हैव यू सीन और रीड अबाउट हर इन द न्यूज़पेपर? क्या आपने इनको न्यूज़पेपर में या आपने कभी इनको देखा है? ये जो पिक्चर है इनको आपने या कभी न्यूज़पेपर में या आपने इनके बारे में पढ़ा हो? करनाम मलेश्वरी इज़ अ वेट लिफ्टर। तो करनाम मलेश्वरी कौन है? एक वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टर कौन होता है? जो वजन उठाता है ना, ठीक है, उनको हम वेट लिफ्टर कहते हैं। ये भी एक तरीके का गेम होता है। सी लिव्स इन आंध्र प्रदेश, हर फादर इज़ अ पुलिस कांस्टेबल। वो आंध्र प्रदेश में रहती हैं और उनके फादर कौन है? पुलिस कांस्टेबल हैं। मलेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 ईयर्स ओल्ड। ये इन्होंने वजन उठाना कब से स्टार्ट कर दिया था? जब वो 12 साल की थी। नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 किलोग्राम्स, और अब वो 130 किलो तक वजन उठा सकती हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। 130 किलो मतलब छोटा हाथी का बच्चा है, उससे भी ज़्यादा, ठीक है। ओके, करनाम हैज़ वॉन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स। इंटरनेशनल इवेंट्स में उन्होंने 29 मेडल्स को जीता है। हर 4 सिस्टर्स ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग। उनकी 4 बहनें हैं, वो भी वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करती रहती हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियों का ये फील्ड आपने, मतलब अब तो बहुत सारे लोग आ गए हैं, लेकिन पहले ये सब काम नहीं करने देते थे। अब तो हर चीज़ में लड़कियाँ आगे हैं, ठीक है। जैसे जो चीज़ लड़के कर सकते हैं वो लड़कियाँ भी कर सकती हैं, इक्वलिटी आ गई है। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे अ स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स। लुक एट दिस फोटोग्राफ, डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंड मदर्स बट दे आर डिफरेंट। आप ये पिक्चर देखिए, क्या आप ये बिल्कुल सामान्य जो दादी माँ होती हैं उनकी तरह नहीं दिख रही है ना? द पिक्चर इज ऑफ 3 सिस्टर, लेकिन ये सामान्य दादी माँ नहीं है, ये मतलब कुछ अलग है। तो ये किसकी पिक्चर है? 3 बहनों की पिक्चर है, ज्वाला, लीला एंड हीरा। उनका नाम है ज्वाला, लीला एंड हीरा। They live in Mumbai. All 3 of them played कबड्डी and taught the game to others. ये तीनों बहनें ये मुंबई में रहती हैं और ये तीनों बहनें कबड्डी खेलती हैं और दूसरों को सिखाती भी हैं। ज्वाला tells when we were young, girls were not allowed to play this game. ज्वाला बताती हैं कि जब हम छोटे थे तो लड़कियों को ये परमिशन इजाज़त नहीं थी कि वो बाहर जाके ये कबड्डी गेम खेलें। People thought that if girls played such rough games, nobody would marry them. लोग सोचते थे कि अगर लड़कियां ऐसे गेम खेलेंगी, इतने रफ गेम्स खेलेंगी, तो कोई इनसे शादी नहीं करेगा। मतलब ये ऐसा गेम है ना, इसमें चोट भी लग सकती है, भागना दौड़ना, बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है। तो लोगों को लगता था कि इनकी शादी नहीं होगी अगर इनको चोट वगैरह लग गई कहीं,
और वैसे भी ये लोग घर से बाहर जाना अलाउड नहीं करते थे पहले के टाइम, 50 साल पहले की बात की जाए तो ऐसा ही होता था। नोबडी वुड मैरी देम, तो ऐसा लोग कहते थे कि कोई भी उनसे शादी नहीं करेगा। दे ऑल्सो सेड दैट द गर्ल्स हैड टू वेयर बॉयज़ क्लॉथ्स टू प्ले कबड्डी। वो लोग ये भी कहते थे कि लड़कियों को लड़के के कपड़े पहनने पड़ते थे, पहनने पड़ेंगे। जैसे आप जानते हैं कि कबड्डी में टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनने पड़ते हैं, तो यही बोलते थे कि लड़कियों को लड़कों के कपड़े पहनने पड़ेंगे और वो ऐसा गेम नहीं खेल सकती, उनको इजाज़त नहीं दी जाती थी। डैट इज़ वाई दे स्टॉप्ड गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग, इसीलिए वो लड़कियों को ये गेम खेलने से रोकते थे। द सिस्टर्स वर यंग व्हेन देयर फादर डाइड, ये तीनों बहनें बहुत छोटी थीं जब इनके फादर की डेथ हो गई थी। देयर मदर एंड मामाज यानी मैटरनल अंकल्स ब्रॉड देम अप, उनकी माँ और उनकी मामा ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया। बोथ अंकल यूज टू प्ले कबड्डी एंड खो खो, दोनों उनके जो मामा थे वो कबड्डी और खो खो खेला करते थे। दे एनकरेज द 3 गर्ल्स टू प्ले कबड्डी, और इन तीनों बहनों को भी वो एनकरेज करते थे कि वो कबड्डी खेलें। ज्वाला एंड लीला talk about their experiences. Almost 50 years ago when we started to play kabaddi, girls never got a chance to play this game. तो वो ज्वाला और लीला अपना एक्सपीरियंस बताती हैं कि ऑलमोस्ट मतलब 50 साल पहले की बात है, जब उन्होंने कबड्डी खेलना शुरू किया था तो लड़कियों को मौका ही नहीं दिया जाता था ये गेम खेलने के लिए, क्योंकि मना ही कर देते थे। पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम, क्योंकि पेरेंट्स उनको ये गेम खेलने ही नहीं देते थे। बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल्स एंड मदर सपोर्टेड अस, लेकिन हमें हमेशा से ऐसा लगता था कि हमें ये गेम खेलना चाहिए, और मेरी माँ और हमारे जो मामा थे वो हमें सपोर्ट भी करते थे। We 3 learned the game and some other girls also joined us. हम तीनों लड़कियां ये गेम खेलते थे, तीनों बहनें जो हैं हम गेम खेलते थे और भी लड़कियों ने हमें ज्वाइन कर लिया था। We formed a कबड्डी क्लब, फिर हमने एक कबड्डी क्लब भी बनाया, which is active even today, और वो आज भी चालू है। आज भी वहाँ लड़कियाँ आती हैं और ये गेम खेलती हैं, सीखती हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद रिमेंबरिंग दोज डेज ये पढ़ते हैं हम। लीला एंड हीरा स्टिल गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन दे टॉक अबाउट देयर मैचेस। लीला और हीरा आज भी बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं जब भी वो अपने मैच के बारे में बात करती हैं। दे टेल हाउ दे वन सम मैचेस विच दे वर अबाउट टू लूज। वो बताती हैं कि कैसे वो कुछ ऐसे मैचेस को जीत जाती हैं जो बिल्कुल वो लगभग हारने को होती हैं। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग विल। ये तभी मुमकिन होता है जब आपकी प्रबल इच्छा बहुत ज़्यादा हो, आप बिल्कुल जीतना ही चाहते हो, तभी ये पॉसिबल होता है कि आप हारते हुए मैच को जीत जाओ। ड्यूरिंग दोज मैचेस सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपेंड। उस टाइम जब मैच हम खेलते थे उस टाइम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी होती थी। तो वो एक चीज़ बताती हैं। वंस दे हैड टू गो टू अ डिफरेंट टाउन फॉर अ बिग मैच। एक बार उन्हें एक दूसरे सिटी में जाना था एक बड़े मैच के लिए। लीला टेल्स द मैच हैड टू स्टार्ट एट 6:30 इन द इवनिंग। तो लीला ने बताया कि जो मैच है वो 6:30 बजे स्टार्ट होना था। वी वेंट टू सी अ मूवी फ्रॉम 3 to 6 o'clock। तो हमने सोचा कि हम चलो मूवी दिखाते हैं, कोई फिल्म दिखाते हैं, जो कि 3 से 6 बजे तक था, क्योंकि 6:30 से मैच था। वी थॉट वी वुड बी बैक इन द टाइम फॉर द मैच। हमने सोचा कि मैच के टाइमिंग तक हम वापस आ जाएंगे। एज सुन एज द मूवी स्टार्टेड वी नोटिस सम नॉइज एंड डिस्टर्बेंस। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमने नोटिस किया कि कुछ आवाज़ और कुछ डिस्टर्बेंस आ गई, मतलब कोई चिल्ला रहा था और बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही थी। इट वॉज क्रिएटेड बाय आवर मामा। और ये कौन कर रहा था? ये हमारे मामा कर रहे थे। हु वॉज लुकिंग फॉर अस इन द हॉल विथ अ टॉर्च, जो कि हमें टॉर्च लेके पूरे हॉल में ढूंढ रहे थे, हमें देख रहे थे। वेन ही फाउंड अस ही गेव अ बिग स्कॉल्डिंग राइट देयर इन द सिनेमा हॉल। जब उन्होंने हमें देखा, उन्होंने हमें ढूंढ लिया, तो उन्होंने हमें वहीं डांटना शुरू कर दिया सिनेमा हॉल में। बहुत डांट लगाई सिनेमा हॉल में ही। ठीक है। द सिस्टर हैड टू फेस मैनी डिफिकल्टीज बिकॉज ऑफ कबड्डी बट दैट डिड नॉट रिड्यूस देयर फन। तो इन बहनों ने भी बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस करी हैं कबड्डी जब वो खेलती थी, तो उन्होंने बहुत परेशानियां भी झेली हैं, लेकिन उससे उनका फ़न कभी भी नहीं गया। मतलब एक मज़ा आता है ना अपन को कोई भी गेम खेलने का, जब अपनी कोई इच्छा होती है कुछ करने की और अपन वो चीज़ कर लेते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है, हम बहुत संतुष्ट भी रहते हैं। हीरा द यंगेस्ट सिस्टर बिकेम अ कबड्डी कोच। हीरा जो सबसे छोटी बहन थी वो आगे चल के कबड्डी की कोच बन गई। कोच कौन होता है? कोच वो होता है जो किसी का भी कोच हो, जैसे क्रिकेट का कोच
या कोई भी गेम का कोच होता है वो हमें गेम के हर चीज़, रूल्स रेगुलेशन, टिप्स ट्रिक्स, सारी चीज़ें हमें सिखाता है और गेम कैसे खेला जाता है वो हमें बताता है, ठीक है। वो एक तरीके का टीचर होता है हमारा, उसी को हम कोच बोलते हैं। सी विशेज दैट चिल्ड्रन लाइक यू शुड एंजॉय एंड प्ले मैनी गेम्स, स्पेशली कबड्डी। वो चाहती हैं कि मतलब बच्चे जैसे कि आप लोग हैं, अभी आपकी जो एज है, इस तरीके के बच्चे ऐसी गेम्स को एंजॉय करें, खेलें, स्पेशली कौन सा गेम, कबड्डी, ठीक है। इसलिए वो कोच बन गई, ठीक है। उसके बाद देखिए आपसे ये जो क्वेश्चंस पूछे हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हैव यू लर्न एनी गेम फ्रॉम अ कोच, विच वन। क्या आपने कोई भी गेम कोच से सीखा है? अगर सीखा है तो कौन सा सीखा है वो आपको बताना है। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, आई लर्न गेम्स लाइक क्रिकेट, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल फ्रॉम कोचेस। तो आप कोई भी एक गेम का नाम भी बता सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो ऑफ एनी वन हु हैज़ लर्नड एनी गेम फ्रॉम अ कोच। क्या आप किसी भी ऐसे लोग को जानते हो, किसी भी कोई आपका फ्रेंड हो या पड़ोसी हो जो कोच से कोई गेम सीखा हो? तो आप आंसर दे सकते हैं, माई फ्रेंड्स आर लर्निंग क्रिकेट फ्रॉम अ कोच। या आपका फ्रेंड कुछ और सीख रहा है तो आप वो भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा है, डिस्कस करने के लिए बोला गया है, जो मैं आपको बता देती हूँ। हाउ डज अ कोच टीच, यानी जो कोच होता है वो कैसे हमें सिखाता है। हाउ डज अ कोच मेक अ प्लेयर प्रैक्टिस, और वो प्लेयर को कैसे प्रैक्टिस कराता है। हाउ हार्ड डू यू थिंक द प्लेयर्स हैव टू वर्क, और प्लेयर्स को कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है वो आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर मैं लिखती हूँ, अ कोच टीचेस द ट्रिक्स ऑफ गेम टू द प्लेयर्स। प्लेयर्स को वो ट्रिक्स बताता है गेम्स की, कि गेम्स में कौन कौन सी ट्रिक्स यूज की जा सकती हैं। अ कोच ऑलवेज एनकरेज एंड टेल्स द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड कन्विंस द प्लेयर टू डू प्रैक्टिस। और कोच हमेशा एनकरेज करता है प्लेयर्स को कि वो प्रैक्टिस करें, और बताता है कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं प्रैक्टिस से। इस चीज़ के लिए वो कन्विंस करता है प्लेयर्स को। और प्लेयर्स हैव टू वर्क वेरी हार्ड, प्लेयर्स को बहुत काम करना पड़ता है। दे हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उनको सुबह जल्दी जल्दी उठना पड़ता है। एंड डू प्रैक्टिस फॉर लॉन्ग आवर्स, और घंटों तक उन्हें प्रैक्टिस भी करनी होती है। ऐसे ही कोई भी गेम हो, ऐसे ही नहीं कोई जीत पाता या फिर ऐसे ही नहीं खेला जाता, उनमें बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। हैव यू एवर थॉट ऑफ मेकिंग अ क्लब फॉर योर फेवरेट गेम। क्या आपका जो भी फेवरेट गेम है उसका क्लब बनाने की आपने सोचा है? अगर सोचा है तो आप यस लिख सकते हैं, मैंने यहाँ नो लिखा है, ठीक है। आपका जो भी आंसर है आप वो बता सकते हैं। इमेजिन दैट देयर आर 15 चिल्ड्रन टू प्ले खो खो। इमेजिन करो कि यहाँ 15 लोग हैं खो खो खेलने के लिए। दे मस्ट फॉर्म 2 टीम्स विथ इक्वल नंबर्स 7 ईच। उनको टीम फॉर्म करनी है, हर एक टीम में 7-7 प्लेयर होने चाहिए। तो 7 और 7 क्या हो गया 14, लेकिन एक प्लेयर अभी भी बचा है। देन 1 प्लेयर विल बी लेफ्ट, एक प्लेयर बचा हुआ है। व्हाट विल यू डू इफ दिस हैपन्स, अगर ऐसा हो तो आप क्या करोगे। हैव यू एवर बिकम द एक्स्ट्रा पर्सन इन द मिडिल, राइट अबाउट दिस। क्या आप कभी एक्स्ट्रा पर्सन बने हैं? मान लो कि आप 15 लोग हो और 7-7 हो गए, आप अकेले बचे हो, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? तो आप बताइएगा। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, आई विल मेक 2 टीम्स कंसिस्टिंग ऑफ 7 प्लेयर्स ईच। हम 2 टीम बनाएंगे, दोनों टीम में 7-7 प्लेयर्स होंगे। द रिमेनिंग 1 प्लेयर विल बी द रेफरी, और जो एक बचेगा उसको हम रेफरी बना देंगे, ठीक है। यस, वंस आई वॉज द एक्स्ट्रा पर्सन इन क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच में एक बार मैं एक्स्ट्रा पर्सन बना था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, एवरी गेम हैज़ सम रूल्स। जैसे हम सभी जानते हैं कि हर एक गेम में कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। द गेम इज़ प्लेड अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स, और गेम को उसी रूल्स के अकॉर्डिंग खेला जाता है। लेट अस सी व्हाट हैपन्स इफ द रूल्स आर चेंज्ड। अगर रूल्स चेंज हो गए तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल इन क्रिकेट, अ बैट्समैन गेट आउट इफ द बॉल्स फॉल ऑफ द स्टम्प्स। इमेजिन इफ देयर इज अ रूल दैट द एंटायर टीम विल बी आउट इफ ऑल द 3 स्टम्प्स फॉल, वुड इट बी फन। देखिए इमेजिन करो कि हम जो भी रूल्स बनाते हैं या जो भी रूल्स होते हैं गेम्स के, वो चेंज हो जाएं। इमेजिन करो क्रिकेट में, क्रिकेट की जो 3 स्टंप्स होती हैं वो तीनों अगर नीचे गिर जाएं तो उससे सारी टीम आउट हो जाए, तो बताइए कैसा लगेगा। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, न्यू रूल्स आर ऑलवेज मेड। जैसे कि न्यू रूल्स बनते रहते हैं। प्लेइंग अ गेम सच एज क्रिकेट विथ न्यू रूल्स मे गिव एक्स्ट्रा फन टू बोथ द प्लेयर्स एंड द स्पेक्टेटर्स। देखिए रूल्स तो बनते रहते हैं, लेकिन अगर क्रिकेट जैसे गेम में कोई न्यू रूल आ जाए तो वो बहुत एक्स्ट्रा फन हो जाता है, बहुत मज़ा आता है खेलने में भी। तो वो प्लेयर्स को भी खेलने में मज़ा आता है, और स्पेक्टेटर्स का मतलब है जो दर्शक होते हैं, जो ऑडियंस होती है, उन्हें भी देखने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन हो गया था। उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है,
ट्राई एंड प्ले द गेम विद दिस रूल। इस गेम मतलब क्रिकेट मैच अगर आप खेलते हो ना तो ये रूल अपना के देखिए और उस गेम को खेलिए। सिमिलरली मेक सम रूल्स फॉर अदर गेम्स एंड प्ले। ऐसे ही कुछ और गेम के रूल्स चेंज कीजिए और खेलिए, देखिए कितना मजा आता है। ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।